हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग? वेलकम टू अनदर सिंगापुर वीडियो। और हम बात करने लगे सिंगापुर ट्रांजिट के बारे में, बिकॉज ये जो प्रोसेस होते हैं टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो कुछ महीने पहले बनाई थी, तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कोई चेंजेस तो इसमें नहीं है, कोई रिविजन्स तो नहीं है जो कि मुझे आपको बताने चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो है आपके लिए। और काफ़ी सारे कॉमेंट्स जो मुझे आते हैं उनके बेसिस पर मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं ठीक है आपको और एडिशनली कुछ चीज़ें इस वीडियो के अंदर डाल के बता सकता हूँ। ओके, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 17,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे चैनल पे। मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन है 20,000 सब्सक्राइबर्स का, तो आप ही करा सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं। एनीवेज, लेट्स बिगिन। हम बात करते हैं सिंगापुर ट्रांजिट वीज़ा की। अब काफ़ी लोगों के ना सवाल आते हैं मुझे कि सिंगापुर का ट्रांजिट वीज़ा कब लेना है। देयर इज एक्चुअली नो ट्रांजिट वीज़ा इन द केस ऑफ सिंगापुर। जो सिंगापुर का ई वीज़ा है, जो टूरिस्ट वीज़ा है, उसे ही ट्रांजिट वीज़ा कंसिडर किया जाता है अगर आपको ट्रांजिट करने की या इमिग्रेशन क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इंडियन सिटीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं इस वीडियो के रेफरेंस के लिए जो है ये ट्रांजिट वीज़ा बोलता रहूँगा, लेकिन उसका मतलब ये होगा कि सिंगापुर ई वीज़ा, देयर इज नो स्पेशल कैटेगरी ऑफ वीज़ा एज ट्रांजिट वीज़ा। ठीक है, इसमें जो है जो मेन चीज़ें हैं जाननी आपके लिए वो ये है कि मान लीजिए काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि क्या मुझे वीज़ा लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मुझे इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे फ़्लाइट ऐसे है। पीएनआर लोग शेयर कर देते हैं मेरे साथ, या वो बताते हैं कि ये पूरी आइटनरी देते हैं, फ़्लाइट आइटनरी देते हैं मेरे को। तो उसके बेसिस मैं बता रहा हूँ कि कब ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंगापुर ई वीज़ा की या ट्रांजिट वीज़ा की। पहली चीज़ तो है दैट यू हैव बुक्ड अ सिंगल टिकट टू योर फाइनल डेस्टिनेशन। सिंगल पीएनआर की टिकट, मान लीजिए मैं कैथे पैसिफिक से ट्रैवल करता हूँ, मैं एयर इंडिया से ट्रैवल करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी रिटर्न लेग की जर्नी जो है सारी एक ही एयरलाइन से कर रहा हूँ, तो उस केस के अंदर कोई भी मुझे इशू नहीं आएगा। मान लीजिए अगर मैं कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है यूजुअली, जब आप मान लीजिए मैं इंडिया टू सिंगापुर जा रहा हूँ एयर इंडिया से, और सिंगापुर से मैं जा रहा हूँ सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट करके, तो वहाँ पे चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी है कि मुझे सिंगापुर का ई वीज़ा लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपको सिंगल पीएनआर की फ़्लाइट अगर बुक करनी है और करते हैं आप ऐसा, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। देन चेक इन फॉर योर एंटायर ट्रिप अंटिल योर फाइनल डेस्टिनेशन। तो मतलब वही कहने का हो गया, जैसे मैं पहले एग्जांपल ले रहा था कि मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करता हूँ टू सिंगापुर चैंगी, और चैंगी से मेरी सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट है, किसी और एयरलाइंस की फ़्लाइट है सिडनी जाने के लिए। तो चेक इन मैंने इंडिया से किया, मुझे दोबारा सिंगापुर में अगर चेक इन नहीं करना पड़ता, तो उस केस के अंदर मुझे सिंगापुर ई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। योर बैगेज इज़ चेक्ड अंटिल योर फाइनल डेस्टिनेशन, ये एक तीसरा क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली अगर मैं सिंगल पीएनआर की फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ, तो जो मेरा एयरलाइन होगा उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बैगेज ट्रांसफर्स की। मुझे इमिग्रेशन क्लियर करके अपना बैग कलेक्ट करके दूसरी फ्लाइट के लिए चेक इन नहीं करना पड़ता उस केस के अंदर। तो एडवांटेज रहती है इसकी। काफ़ी लोग मतलब कि बजट में रखने के लिए, अपने ट्रैवल को थोड़ा पैसा बचाने के लिए, सेव करने के लिए बजट लो कैरियर एयरलाइन से बुक कर लेते हैं टिकट, जिसकी वजह से उनको फिर ये दिक्कतें आती हैं या उन्हें समझ में नहीं आती, क्लैरिटी नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट है दैट यू डू नॉट नीड टू लीव द ट्रांजिट एरिया। ठीक है, ट्रांजिट एरिया के अंदर आप रहते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी ई वीज़ा लेना नहीं पड़ेगा। अब जो चैंगी के टर्मिनल्स हैं 1 2 3 बता दूं आपको, ये बहुत अच्छी तरीके से वेल कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो अगर आपकी मान लीजिए कि आपको टर्मिनल्स चेंज करने हैं, सिंगल पीएनआर की आपकी फ़्लाइट है, तो विद इन द ट्रांजिट एरिया यू कैन गो टू अनदर टर्मिनल, और वहाँ से आप अपनी नेक्स्ट फ्लाइट ले सकते हैं विदाउट क्लियरिंग द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन बीच में आएगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आएगा? क्लियर हो गया अभी तक आपको? इफ इंडियन ट्रांजिट ट्रैवलर्स नो दैट दे विल नीड टू लीव द ट्रांजिट एरिया, ठीक है, उस केस के अंदर अगर आपको पता है कि आपको ट्रांजिट एरिया छोड़ना है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू गेट सिंगापुर ई वीज़ा, और वो आपको पहले से ही इंडिया से ही जो है अप्लाई करके या अपना वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जस्ट टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम्स यू शुड कैरी सिंगापुर ई वीज़ा अगर आपकी डिफरेंट पीएनआर की फ़्लाइट है। ठीक है, नाउ इफ़ यू ट्रैवलिंग विद द एयरलाइंस दैट रिक्वायर यू टू चेंज द फ्लाइट टू अ लो कॉस्ट कैरियर, और इफ़ यू हैव बुक्ड अ सेपरेट फ्लाइट, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने एयर इंडिया की फ़्लाइट ली इंडिया टू चैंगी, और वहाँ से मैं कैथे पैसिफिक की फ़्लाइट लेता हूँ, वो मैंने अलग टिकट बुक करके रखी है, वहाँ पे आपको सिंगापुर ई वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ जाएगी। जितने भी लो कैरियर एयरलाइंस हैं जिनसे भी आप ट्रैवल करते हैं आगे सिंगापुर से, बहुत सस्ती पड़ती है टिकट्स, नो डाउट। उस केस के अंदर क्या है बेसिकली कि लो कैरियर बजट एयरलाइंस के केस के अंदर आपको मोस्ट लाइकली, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन फैक्ट आई शुड से,
कि आपको सिंगापुर ई वीज़ा या ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बारे में जो भी आपको क्लैरिटी चाहिए हो, आप अपने एयरलाइंस को ज़रूर एक बार कॉन्टैक्ट करें। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने एयरलाइंस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा अपने एंड से, क्योंकि इनकी कस्टमर सर्विस भी अच्छी नहीं होती। जितने भी लो बजट एयरलाइंस, इनकी कस्टमर सर्विस या होती नहीं है या बहुत अच्छी नहीं होती है। तो आप उन्हें एडवांस में टिकट बुक करने से पहले कांटेक्ट करके कोशिश करें, ठीक है। जो भी उनके चैट बॉट्स हैं, जो उनकी साइट्स हैं, उनके ईमेल एड्रेसेस हैं, कोशिश करें आप ऐसा। नहीं तो आप प्रिपेयर्ड रहें इस चीज़ के लिए कि अगर आप आगे कोई लो बजट एयरलाइन चूज़ करने लगे हैं और आपने उसके लिए सेपरेट टिकट्स बुक करी हैं, तो आपको सिंगापुर ई वीज़ा लेके जाना है इंडिया से। वहाँ जाके कोई अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। एंड एज आई सेड बिफोर दैट की टर्मिनल 1, 2, 3 एट चैंगी एयरपोर्ट आर इंटरकनेक्टेड। सो इफ यू फ्लाई विद द सेम एयरलाइंस थ्रू आउट द ट्रिप, ठीक है, यू विल नॉट नीड अ सिंगापुर ट्रांजिट वीज़ा फॉर इंडियंस। मैंने जैसे पहले बोला, दोबारा बोलता हूँ मैं ये चीज़, ठीक है। लेकिन जैसे आपने लो कॉस्ट कैरियर से अपनी टिकट बुक की है एंड यू चेक इन फॉर योर नेक्स्ट फ्लाइट, ठीक है, पहले आप बैग लेंगे, फिर आप दोबारा नेक्स्ट फ्लाइट के लिए चेक इन करेंगे, वहाँ पे आपको इमिग्रेशन क्लियर करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको वीज़ा चाहिए। Now, one more important thing that you will need to fill an SG arrival card if you want to enter Singapore. अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। काफ़ी लोगों के सवाल आ जाते हैं कि सिंगापुर अराइवल कार्ड जो होता है, SG अराइवल कार्ड, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सिंगापुर में अगर आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं तो आजकल वो पासपोर्ट पर स्टैंपिंग वगैरह नहीं करते हैं। तो वो क्या होता है, आपको ई पास देते हैं। वो ई पास क्यों देते हैं? क्योंकि आपने जाने से पहले, इंडिया जाने से पहले 72 घंटे पहले SG अराइवल कार्ड भरना होता है। 72 घंटे के बीच में, सॉरी नॉट पहले, 3 दिन के बीच में आपको SG अराइवल कार्ड भरना होता है। ये किन को भरना होता है? एसजी अराइवल कार्ड भरना होता है उन लोगों को जो लोग इमिग्रेशन क्लियर करके सिटी के अंदर एंटर करने लगे हैं। वैसे ट्रांजिट पैसेंजर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। एसजी अराइवल कार्ड ट्रांजिट पैसेंजर्स को भरना नहीं होता। तो मान लीजिए फॉर इंस्टेंस एग्जांपल लेते हैं कि मेरा लेओवर है सिंगापुर में 30 घंटे का। अब मैं 30 घंटे एयरपोर्ट पे नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली मैं वीज़ा ले लूंगा, सिटी में भी जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा और वापस एयरपोर्ट आ जाऊंगा। उस केस में मुझे एसजी अराइवल कार्ड भरना है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा लेओवर सिंगापुर में 5 घंटे का है, 5 घंटे में मैं सिटी एक्सप्लोर नहीं कर सकता, कम्यूट करने में बहुत टाइम लग जाएगा, राइट, कोई फायदा नहीं है, नेक्स्ट फ्लाइट भी मिस होगी। तो उस केस के अंदर मुझे एसजी अराइवल कार्ड भरने की जरूरत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। एसजी अराइवल कार्ड कब भरना है, कब नहीं भरना, ओके। तो ये है जी ट्रांजिट के बारे में, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कैसा रहता है प्रोसेस। वंस अगेन आई से दैट यू कॉन्टैक्ट योर एयरलाइंस बिफोर यू बुक योर टिकट्स एंड स्पेशली गेट एन ई वीज़ा इफ यू आर गोइंग टू फ्लाई विद अ लो बजट एयरलाइन, ओके। आगे हम बात करते हैं VFTF की, वीज़ा फ्री ट्रांजिट फैसिलिटी। तो यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिट वीज़ा, लेओवर वीज़ा, ठीक है। लेकिन इंडियंस को मिलता है किन कंडीशंस में मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करते हैं। और अगर आप किसी यू ट्रैवलिंग टू अ थर्ड कंट्री, वो कौन सी कंट्रीज उनके नाम लेने लगा हूँ, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के लोग जिनके पास उन कंट्रीज़ का वीज़ा है वो ले सकते हैं ट्रांजिट वीज़ा। 96 आवर्स का ये होता है, नॉन एक्सटेंडेबल, ठीक है, एक्सटेंड नहीं आप कर सकते 96 से बियॉन्ड। अगर ऐसी बात है या आपको कोई और लंबी चौड़ी आइटनरी है तो देन बेटर यू गो विद सिंगापुर वीज़ा, ठीक है। तो इसमें क्या है दैट यू कैन एंटर सिंगापुर विद एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट but must depart via air, sea within the next 96 hours. क्लियर है? दूसरा ये है कि that you must have an onward air ticket और return flight fare, ठीक है। जो भी मतलब कि नॉट रिटर्न फ्लाइट फेयर बट ऑनवर्ड एयर टिकट, ठीक है। इस केस के अंदर जैसे कि आपके पास अगर क्रूज़ की टिकट है, फेरी की टिकट है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की, तो वो आपको कैरी करनी है, या ऑनवर्ड एयर टिकट जो आपको कैरी करनी है, ठीक है। अब वो जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप इंडियन हैं, नेशनल हैं और आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, कनाडा का है, जर्मनी का है, जापान का है, न्यूजीलैंड का है, स्विट्ज़रलैंड का है, यूके का है, यूएस का है, तो आप VFTF फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब सिंगल जर्नी वीज़ाज अगर इन कंट्रीज़ ने आपको इशू किए, जितने भी कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं, यूएस, यूके, कनाडा वगैरह, तो इस केस के अंदर भी आप VFTF के लिए एलिजिबल है, 96 आवर्स ट्रांजिट फैसिलिटी के लिए एलिजिबल है। अब आप चाहे इंडिया से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहीं और जाएं, या आप वापस आएँ, दोनों के केस के अंदर आप VFTF के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए आप सिडनी से आए, सिडनी से आप सिंगापुर आते हैं, तो आप VFTF की फैसिलिटी ले सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद आप इंडिया जाते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप अपनी होम कंट्री पहले चले जाते हैं, मान लीजिए आप सिडनी से आप सिंगापुर रुके, आपने कहा VFTF तो है मेरे लिए, मैं अब इंडिया चला जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ सिंगापुर, तो आप VFTF की फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर सकते। उस केस में वो नल एंड वाइड हो जाएगी। तो आपको जो है मतलब जब भी आप ट्रांजिट कर रहे हैं रूट सिंगापुर, आप VFTF की फैसिलिटी को लें अपनी होम कंट्री जाने से पहले। अब मैं बात करता हूँ सिंगापुर ई वीज़ा की उन लोगों के लिए जिन्हें इमिग्रेशन क्लियर करने की ज़रूरत है।
उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है सिंगापुर ई वीज़ा की। वैसे मैंने पहले भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, मल्टी एंट्री वीज़ा पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हो। लेकिन इसमें मैं आपको फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंगापुर ई वीज़ा के केस में किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप अप्लाई कर सकते हैं। मुसाफिर, मेक माई ट्रिप, इन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया मुझे, बस नाम ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मेक माई ट्रिप से कर सकते हो, अकबर ट्रैवल्स है, मुसाफिर से, मैंने मुसाफिर से किया था अपना। तो 4 या 5 दिन में आपका वीज़ा आपको आ जाता है। और इसमें क्या है कि आपको 14A फॉर्म एक फिल करना पड़ता है, सिंगापुर का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो इनकी साइट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होता है वैलिड पासपोर्ट। उसकी आपकी जो पासपोर्ट उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ की, ठीक है, उससे कम की नहीं होनी चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के वीज़ा का, नॉट जस्ट इन द केस ऑफ सिंगापुर। देन आपको बायोडेटा पेज, जो आपका जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी होती है, पासपोर्ट पे आपकी पिक्चर होती है, उसका आपको जो होता है एक फ़ोटो लगाना होता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होती है जो 35-45 mm की होती है यूजुअली, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने लगे एक चीज़ आप ठान लें कि आपको वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो ही लेके जानी है, ठीक है। अब पे स्लिप का प्रूफ, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, करंट अकाउंट की डिटेल्स, 5 या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स बेसिकली दिखाने का मकसद ये है, ठीक है ना। तो इसमें मिनिमम 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना भी आप दिखा सकते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, पर 1 लाख से ऊपर लेके चलना भाई, ठीक है। देन आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट और या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट दिखानी होती है। प्रूफ देना होता है कि आप सिंगापुर छोड़ के भी या तो वापस आएंगे या आप किसी और कंट्री में जाएंगे। इसके अलावा आपको भरना पड़ता है SG अराइवल कार्ड। जब आपका वीज़ा आ जाए, जाने से 2 या 3 दिन पहले या 3 दिन के अंदर आप SG अराइवल कार्ड को भर लें। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी होगी या आएगी, अभी मैं देखता हूँ कब डालनी है वीडियो, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया, नोटिफिकेशन बटन को हिट किया है, तो आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। वैसे मैंने मल्टी एंट्री वीज़ा पे भी बनाई है वीडियो, अगर आप उसमें भी इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक लेना मेरे से, ठीक है ना। तो गाइज ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। होटल अकोमोडेशन भी आपको, सॉरी मैं भूल के बताना, लेकिन होटल अकोमोडेशन भी आपको दिखाना पड़ता है कि आप सिंगापुर में स्टे करने लगे हैं, ठीक है। तो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, दिस टॉपिक, सिंगापुर ट्रांजिट, ये कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर ट्रांजिट करना पड़ता है तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है इस वीडियो में। VFTF कौन लोग ले सकते हैं ये भी आपको बता दिया, ओके। नाउ बिफोर आई एंड दिस वीडियो, वंस अगेन आई से दैट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द ट्रैवल मैन टुडे, और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाए ज़्यादा से ज़्यादा। गुड बाय, टेक केयर।